और आज हम एक असाधारण स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से मिलने वाले हैं और यहाँ पर आप 12वीं क्लास के साथ सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। नहीं सर, दादाजी अभी 11th में था तो एक्सपायर हो गए थे। 12th के साथ 690.35 एक मैजिकल फिगर आपने, लेकिन शायद संघर्ष को वो लोग नहीं जानते कितना संघर्ष किया है। क्योंकि हॉस्टल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें राजधानी जैसा हॉस्टल हो तो कहना ही क्या, जिसमें डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और मेन बात तो ये है कि जैसे लाइब्रेरी लगती है तो ये रेगुलरिटी भी बन जाती है हमारी। सही बताऊँ तो जो मिला है यहाँ से ही मिला है। इससे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में जानता भी नहीं था मैं इतना। जब से दूर हो गए तो कुछ दिन का रोना है, बाद में कुछ नहीं पड़ेगा तो जिंदगी भर का रोना है। कभी 2-5 दिन 10 दिन 20 दिन रोता है आदमी शुरू में। अच्छा, राजधानी एजुकेशन ग्रुप के बारे में या राजधानी फाउंडा के बारे में 3 शब्दों में कोई चीज़ बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर रमेश यादव 11th में यहाँ पे आया तो फिर डेली मोटिवेशन चलता था। मैं सुबह आया तो यहाँ पे। और जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहिए? जूनियर्स जो आपसे पीछे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या सफलता का मंत्र देना चाहिए? हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से। और आज हम एक असाधारण स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, जो किस तरह से एक साधारण से असाधारण बना उसके बारे में जानने वाले हैं। हमारे साथ बैठे हैं भाई योगेश सारण, और आप मन्नी वाली सादुल शहर श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। 2 साल आप राजधानी के हॉस्टल में रहते हैं, 11th क्लास पढ़ते हैं, 12th क्लास पढ़ते हैं, 2 साल राजधानी फाउंडा में स्टडी करते हैं या राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं। और 2 साल पूरे करने के बाद जैसे ही ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम लगता है, CUET ICR 2026, और यहां पर आप 12वीं क्लास के साथ सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। 12वीं क्लास के साथ आपका स्कोर रहता है 690.35, 690.35, जो 12th क्लास के साथ हाईएस्ट स्कोर है। बहुत ही सुपर बड़ा परफॉर्म किया है। तो हम बेटे के बारे में जानेंगे, परिवार के बारे में जानेंगे, और हर बच्चे के लिए मोटिवेशन होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हॉस्टल के बारे में आप बताएंगे, यहाँ के माहौल के बारे में आप बताएंगे, घर वालों के बारे में, या कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, हम आपको सीधा उस बेटे से मिलाते हैं जिसने 12वीं क्लास के साथ गदर मचाई है, तूफान मचाया है, या यूं कहे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। इंडिया लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, और वहां पे भयंकर वाला कंपटीशन है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, पूरे देश के लोग बैठते हैं, जम्मू कश्मीर के भी बैठते हैं, कर्नाटक के भी बैठते हैं, हिमाचल के भी बैठते हैं, तमिलनाडु के भी बैठते हैं, केरल के भी बैठते हैं, या 7 सिस्टर्स या गुजरात, MP, सब जगह के बच्चे बैठते हैं। और वहां पे इतने बच्चों में अपने आप को दिखाना, अपने आप को साबित करना बड़ा चैलेंज, लेकिन इस चैलेंज को कंप्लीट किया है भाई योगेश सारण ने। और हम सीधा बात करते हैं योगेश से, जानते हैं इनके बारे में, और आपके लिए डेफिनेटली ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CUET कर रहे हैं, जेट, नीट, IIT या फिर IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बड़ा मोटिवेशन होने वाला है। क्योंकि इतनी सादगी के साथ, इतनी सिंपलिसिटी के साथ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करना अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले तो भाई का, बेटे का स्वागत है योगेश का। मैं चाहूंगा सबसे नमस्कार करें, सारे दर्शकों से सभी का अभिवादन करें। और योगेश भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अगर सुबह से लेके शाम तक पूछूंगा तो भी इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं क्योंकि आपकी बहुत अच्छाई है, बहुत सिंपल सिटी है, और थोड़ा सा मैं शुरुआत इस तरह से करता हूं कि पहले तो आपके पूरे परिवार को और आपको देता हूं बहुत बहुत बधाइयां। 690.35 एक मिरेकल वाला फिगर है, एक मैजिकल फिगर है जिसको हर कोई अचीव करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आपने जब रिजल्ट देखा या आपको किसी ने रिजल्ट बताया, तो सबसे पहले आंखों के सामने किसका चेहरा आया? सर, मेरे आंखों से सामने पहली बार मेरे दादाजी का चेहरा आया था। फिर मुझे लगा कि कुछ बढ़िया है। फिर तो दादाजी अभी है आपके या दादाजी नहीं है इस समय? नहीं सर, दादाजी अभी 11th में था तो एक्सपायर हो गए थे। मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ बेटे को, और 11th क्लास में ये अभी ऑफ कैमरा भी कह रहा था कि सर 11th क्लास में आपने मुझे कहा कि घर जाना है, जबकि आपको पता था भाई आप इस तरह से हो गई, तो फिर आपने मुझे ना बताया नहीं। तो बेटा, मैं कह रहा था बेटा ये जो स्थितियां होती है इस तरह की होती है, उसमें घर वाले भी ये कहते हैं कि बच्चे को बताना नहीं है, और हम भी समझते हैं कि कोई बच्चे को अगर ये कहते हैं कि उसके दादाजी, क्योंकि दादाजी दादी जी बहुत प्रिय होते हैं, बहुत पोते पोती के लिए दादा दादाजी और दादा दादी के लिए पोते पोती बड़े
ज्यादा लगाव होता है। और एकदम से किसी बच्चे को ये कहे कि आपके इस तरह से हो गया आपके साथ, तो वो बड़ा एक होता है। इसके बाद घर पे जाके घर वाले संभाल लेते हैं या इस तरह से स्थितियां बन जाती है, लेकिन रास्ते में कौन संभालेगा। तो एक बार क्या एक घटना हुई थी, वो 11वीं क्लास में जब आप बैठे तो आपको कहा भाई आपको जाना है इस तरह से, और आप गए, फिर कैसे आपको लगा कि इस तरह की बात हो गई होगी? मैं 11th में सुबह सुबह की क्लास है सर, फर्स्ट पीरियड लेते हैं हमारा, तो मैं मेरे नोटबुक और रफ नोटबुक लेके आया ही था, इतने में सर आ गए। तो मैं नॉर्मल जैसे क्लास लेते हैं मैं वैसे ही बैठ गया था वहाँ पे। तो सर ने कहा कि आपके घर से फ़ोन आया, शायद दादाजी थोड़े बहुत बीमार है। तो वैसे तो मेरी नॉर्मल बात हुई थी पहले उनसे, 2 दिन पहले बात हुई बताई हाँ। थी ना। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि वैसे ही नॉर्मली होंगे, तो मैंने कपड़े पैक कर लिए और जाने की तैयारी करने लगा। फिर मैं सर से मिल लिया, सर ने मुझे बोला कि मैं आपके लिए कार बुक कर देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं चला जाऊँगा। फिर सर ने कहा नहीं मैंने बुक कर दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं चला गया। तो रास्ते में भी काफ़ी फ़ोन आए थे सर के, बलराम जी सर ने भी बहुत 10-15 फ़ोन भी मिलाए थे। तो मुझे लगा हो सकता कुछ काम होगा। हाँ। भाई ये कह रहा है 2 दिन पहले दादाजी से मिला था, तो इस तरह कोई बात ही नहीं थी, तो दिमाग में कोई गलत बात तो आनी नहीं थी भाई दादाजी की कोई इस तरह से भाई हमें छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या था एक्चुअली उस समय? दादाजी को बीमार थे या कोई कारण और था? नहीं, वो दादाजी को स्नेक ने बाइट कर लिया था, तो सांप ने काट लिया था। तो इसी वजह से वो 1-2 दिन तो उन्होंने चेक ही नहीं किया कि वैसे ही नॉर्मली होगा कुछ। सही बात है। थोड़ी बहुत डॉक्टरों के पास गए, फिर उन्होंने नॉर्मली दवाई दे दी। उन्होंने हालांकि बताया कि थोड़ा बहुत हो सकता है शाम का था। फिर वो जैसे गांव में रहते हैं हम, इतना समझते नहीं। सही बात है। हाँ, तो उन्होंने फिर वहाँ पे वो गांव में कोई जाड़े या जो भी उनके होते हैं वो कराए। फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो गए तो फिर हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, फिर थोड़ा लेट हो गया तो दिक्कत। अच्छा, दादाजी के अलावा भी किसी का चेहरा आया हो जिस समय रिजल्ट आया था उस समय? फिर आपका ही आया था सर। मेरे आया था। दादाजी, इसका मतलब मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ और किसी का? दीदी का भी तो आया होगा, मम्मी का आया होगा? नहीं सर, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि जो सामने होते हैं वही सही बात। सबसे पहले वही आते हैं। अच्छा, लोग जो है ना बेटा, आप आज आपकी सक्सेस देख रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, पूरा इंडिया बात कर रहा है कि 12th के साथ 695.35 एक मैजिकल फिगर आपने, लेकिन शायद संघर्ष को वो लोग नहीं जानते कितना संघर्ष किया है। तो ऐसा कौन सा दिन था जब आपको यूं भी लगा होगा कि मैं इतना कैसे कर पाऊंगा, है ना, मैं एक गांव से आया हुआ स्टूडेंट हूँ, मेरे पिताजी जो है वो खेती करते हैं या पारिवारिक जो माहौल है वो खेती वाला है, और कैसे मैं कर पाऊंगा? तो यूं कभी ख्याल आया कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये? हालांकि सर आप डेली मोटिवेशन देते हो, तो कभी इतना आने नहीं दिया। फिर भी मुझे एक बार मेरे फेस पे स्मॉल पॉक्स हो गए थे, तो मुझे 1 महीने के लिए घर जाना पड़ा था। तो जिस दिन जा रहा था उस दिन लगा था कि शायद वापस आऊँगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो गैप लग जाएगा तो काफ़ी दिक्कतें आएगी। सही बात। नहीं, मुझे लगता है कि वो 1 महीना भी मैंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया था घर पे जाने के बाद। तो पढ़ाई उसमें भी छोटी नहीं, कर जाके पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना पूरा? हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था, क्योंकि सर ने कोर्स तो हमारा 11th में 11th-12th दोनों हो जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे ऑनलाइन क्लासें भी आया, तो मैंने ऑनलाइन क्लासें भी ज्वाइन कर ली थी 11th में, तो सर की क्लासें ले रहा था मैं ऑनलाइन, तो ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। फिर 11th क्लास में जब ये पढ़ रहा था, तो जब इसके मार्क्स आना शुरू हुए तो मुझे लगा 1-2 बार में तो भाई हो सकता है कोई वैसे आगे होंगे, लेकिन जब लगातार टेस्ट में इसने बहुत अच्छा किया, तब एकदम से बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया इस बच्चे ने कि इसका मतलब इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त वाला बच्चा है। और कभी इसको, ये मैं आपको बता दूं दर्शकों, कभी अलग से नहीं पढ़ा है इसको, ये सामने बैठा है। कभी किसी स्टूडेंट को हम अलग नहीं करते भाई ये इंटेलिजेंट है, ये कमज़ोर है, हम एक साथ ही क्लास में, लेकिन ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि ये बहुत अच्छा करेगा। और अब थोड़ा सा आगे जानते हैं। अच्छा, 11वीं क्लास में जब हॉस्टल में आप आए थे, तो पहली रात नींद आई थी कि अमूमन ऐसा होता है कि हॉस्टल में जाने वाले को पहले एकदम से चेंज हो गया, भाई घर पे अपन रूम चेंज कर लेते हैं तो ही नींद नहीं आती है, तो घर छोड़ के गंगानगर से पचकोड़ या जयपुर में आना, एक अलग ही माहौल है, उधर का अलग एनवायरनमेंट है, अलग कल्चर है, अलग नहरें चलती है वहाँ, अलग ही खेती का माहौल है, और यहाँ एकदम से जो है ना यहाँ का अलग माहौल है। तो पहली रात कैसी निकली आपकी जब हॉस्टल में आए तब? सर मुझे आधे ही यहाँ पे सीनियर मिल गए थे मेरे। अच्छा। जो मैं
जैसे ही वो दादाजी वो छोड़ के गए थे मुझे, शायद 1 घंटा 2 घंटा दादाजी आए थे छोड़ने के लिए भी? हाँ। बहुत बड़ी बात। तो 1-2 घंटा रुके थे वो, फिर उन्हें जाना था क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है हमारा। सही बात। तो फिर वो मुझे छोड़ के जा ही रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत रोने लग गया, थोड़ा बहुत हंसने लग गया था कि क्योंकि मैंने ही बोला था कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, क्योंकि इतनी दूर। अच्छा, यहाँ के लिए किसने बताया आपको? गंगानगर से कैसे पता लगा भाई वहाँ ही जाके पढ़ना है? मेरे बाबा जी ने बताया था मुझे, जो मेरे बाबा जी बड़े भाई हैं उन्होंने। ताऊ जी? हाँ, मतलब पिताजी से बड़े? परिवार में हैं। अच्छा, परिवार में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके पंचवड़िया में एक इंस्टीट्यूट आते एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि उनके जो बेटे हैं मेरे भैया लगते हैं, तो वो पढ़ के गए थे अच्छा, यहाँ पे पढ़े पहले परिवार में? 2013 में। तो वो तो काफ़ी पुराने थे, नहीं उन्होंने बताया। फिर दीदी ने भी बात की यहाँ पे, तो फिर थोड़ी बहुत पता चला। तो वैसे हमारे वहाँ पे काफ़ी नाम है यहाँ, जैसे जोबनर बोलते हैं हमारे, राजधानी नहीं सीधे बोलते हैं कि जोबनर। सही बात। तो फिर 2 साल घर से दूर रहे, तो सबसे ज्यादा किसकी याद आई? दादाजी तो आई, दादाजी के अलावा भी तो घर वालों की भी याद आती होगी। विद दादाजी है मेरे, वो भी बहुत करते हैं। मम्मी अच्छा, पापा। दादाजी पढ़े लिखे भी थे क्या दादाजी, या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे? दादाजी पढ़े लिखे नहीं है मेरे, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यूँ है कि पढ़ाई का महत्व बहुत अच्छे तरीके से जानते थे वो। दादाजी पढ़े नहीं, अक्षरों का अक्षर कितने इंपॉर्टेंट है ये उनको पता था। मतलब खुद नहीं पढ़े, लेकिन अक्षर कितने ताकत रखते हैं ये उनको बहुत अच्छे से पता था। ये पहले भी बात कर रहा था कि दादाजी पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये जानते थे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है या बच्चों को कहाँ पहुँचा सकती है। अच्छा, पापा ने पढ़ाई के लिए ऐसा क्या किया कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे? पापा भी तो बहुत तपस्या कर रहे हैं आपके लिए। जी सर। मम्मी भी तपस्या कर रही है, दीदी भी तपस्या कर रही है आपके लिए। वो पढ़े भाई, तपस्या यही बड़ी तपस्या है कि अपने बच्चे को अपने से दूर कर देना, ये तपस्या है। वो भी सर, मैं पहली बार आ ही रहा था तो मम्मी पापा तो लगा कि इतनी दूर जाएगा। हालांकि मैं तो कभी ननियाल भी नहीं गया था इससे पहले, तो सही बात, क्योंकि कितनी जाने बड़ी नहीं बात। देते थे कि पता नहीं खो जाएगा या इतनी दूर जा रहा था। तो फिर मुझे तो लगा कि नहीं जाने देंगे, लेकिन दादाजी ने बोला तो पापा भी मान गए। फिर मैं पापा से यहाँ पे डेली बात करता था। कई बार जैसे हमारा नंबर होता है हॉस्टल के हिसाब से, तो उसी हिसाब से मेरी बात होती थी। तो वो एक ही बात कहते थे कि तुम पढ़ ले, घर पे तो जो हाँ मैं अपने आप देख लूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सही बात, बहुत बड़ी बात है कि घर पे जो भी है मैं संभाल लूंगा, चिंता नहीं करनी है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो हालांकि उन्होंने कभी भी मुझे नहीं पता कि हमारे घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे लिए कभी घर की ओर तो देखने ही नहीं दिया मुझे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दादी और दीदी के बारे में बताइए। दीदी भी आपकी बड़ी दीदी है, वो कई बार बात करती है, कई बार उनसे ही बात होती है भाई अभी योगेश को जो है ना आज भेजना है, कल हम भेजेंगे। तो दीदी के बारे में और दादी के बारे में, क्योंकि दादी अभी है, दादाजी तो खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इतने देव पुरुष थे और उन्होंने बहुत बड़े सपने देखे और आपने उस सपने को पूरा भी किया है। थोड़ा दादी और दीदी के बारे में जानना चाहेंगे। दीदी मेरी अभी MSc कर रही है, तो मेरे लिए तो वो सीनियर रहा। किस सब्जेक्ट में कर रहे थे? वो भी एग्रीकल्चर से ही है। अच्छा, पैथोलॉजी से। ओह वेरी गुड। पता है मेरे को तो एग्रीकल्चर पढ़ रही है। कहाँ से कर रही है? वो प्राइवेट से कर रही है। प्राइवेट से करे, बहुत अच्छी बात। तो दीदी पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कैसे बोलते हैं, तो वही बात करते हैं सबसे या अच्छा। कुछ भी हो। अच्छा, मम्मी के बारे में थोड़ा सा, मम्मी वगैरह के बारे में? मम्मी तो गृहिणी है। हाँ, नॉर्मल हाउसवाइफ है। नहीं, यूँ है कि बहुत सोचते हैं मेरे बारे में, तो क्योंकि कभी मम्मा तो भगवान होते हैं, उनके लिए तो बच्चे से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही दादी जी है, वो तो यूँ है कि या आते ही बस यूँ लिपट जाना। लिपट जाना, सही बात। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। बहुत अच्छा, एक यूँ सादगी भरा परिवार है और वहाँ से इतनी बड़ी सफलता निकलना, घर वालों का बड़ा त्याग है, संघर्ष है, बच्चे को इतनी दूर रखना। जो बच्चा कभी ननिहाल नहीं गया, रिश्तेदारी में नहीं गया, उसको सीधा लाके 550 किलोमीटर लाके यहाँ पे छोड़ना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर राजधानी हॉस्टल में नहीं रहते आप मान लो और कहीं बाहर रहते या और होता, तो कैसे कर पाते? क्या अभी रिजल्ट आता क्या? सर अगर सही बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हॉस्टल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें राजधानी जैसा हॉस्टल हो तो कहना ही क्या, जिसमें डिसिप्लिन है, अनुशासन है,
और मेन बात तो ये है कि जैसे लाइब्रेरी लगती है तो ये रेगुलरिटी भी बन जाती है हमारी। सिस्टम शेड्यूल बना रहता है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतना सेल्फ करना है, इतना क्लास लेनी है। तो और दूसरी बात, कोई इतना हमारे यहाँ पे कोई वर्किंग का कोई लोड नहीं है, एक ही काम है जो है पढ़ना। जितना बढ़िया कर सकते हैं हम उतना बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे। तो हॉस्टल का मतलब काफी योगदान रहा है, भाई शेड्यूल सही रहा है ना, संभालना सही रहा, डिस्टर्बेंस नहीं रहा है ना। अच्छा, हॉस्टल की कोई ऐसी बात भी जो आपको जो है ना लाइफ टाइम याद रहेगी, कोई हॉस्टल में ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं सर, कोई बच्चे से बात हुई हो या कोई टीचर से हुई हो या कभी कोई रैंक कम आ गई हो उस दिन कोई है? हालांकि मेरी एक बार 3 टेस्टों में काफ़ी नीचे रैंक आई थी, जैसे चौथी, पांचवी, दूसरी यूँ आई थी। तो एक बार सर ने मेरे से रैंक पूछ ली कि रैंक कौन सी है ये तेरी। कौन सर ने पूछ ली? आपने पूछी। अच्छा। तो उस दिन गलती से मेरी दूसरी रैंक थी। तो सर ने बोला कि बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे तो उस दिन रात को गया मैं हॉस्टल में, कुछ टाइम तो खड़ा रहा, फिर रोया। अच्छा। दूसरी रैंक आई है, इससे बढ़िया तो कुछ और भी हो सकता था। फिर मेरी लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक आई थी। मतलब वो दिमाग में डालिए, अब तो फर्स्ट खिलाड़ी है ना। अच्छा, ये तो हॉस्टल की बात होगी। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप और राजधानी फाउंडा में ऐसा क्या मिला कि आप ये कर पाए? सर सही बताऊँ तो जो मिला यहाँ से ही मिला है। इससे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में जानता भी नहीं था मैं इतना। जानता क्या बस नाम सुना था कि एग्रीकल्चर नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। सही बात, क्योंकि 10th के पहले तो इतना होता नहीं है। और जो है सर, आप ही हो अभी तो। थैंक यू। अच्छा, क्लास में मैं क्लास भी लेता था और यूँ मान लो यहाँ के इंस्टीट्यूट को भी संभालता था, तो क्लास की कोई बात याद है क्या जिसमें बड़ा ये अजीब सा लगा हो या कोई ऐसी बात हो गई हो कि याद मतलब बार बार याद आती है, या वही रहेगी बात हो जो भी आपने बोला कि सर आपने एक बार रैंक पूछी थी और वो मेरी सेकंड आ गई थी, फिर आपने कहा था कि बहुत अच्छी आई बेटा, वेरी गुड, उसके बाद में फिर आप जाके फिर रोए, या और कोई बात भी है? यूँ सर कि अब हर बार कोई ना कोई नई क्लास दिए तो मैं तो देखता हूँ कि हर बार कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज गेन ही करना चाहिए। सही बात है। तो आपकी तो हर क्लास मेरे लिए यूँ है कि थैंक यू। नया चैप्टर ही है। देखो, इस बच्चे के 690.35 CUET में आ जाते हैं और उसके बाद में इतना इसको पता था ये स्कोर आएगा। उसके बाद में भी जो जेट वाली तैयारी उसमें भी फिर वापस आके ये काम है 2 दिन घर जाया, तो सिर्फ मन का भाई जाया, फिर फोन किया, तो जब फोन किया तो बोला तो हम तो फोन किया दोपहर में, थोड़ी देर बाद भी आ गया, तो इसका मतलब मेरे का पहले ही चल गया। फिर आके इसने पूरा भयंकर तरीके से जेट वाले को तैयार किया, बहुत अच्छे से दोबारा सारा पूरे 2 साल में जो पढ़ा हुआ था उसको वापस प्रिपेयर किया, क्रैश कोर्स की क्लासेज जो थी जो इसका नहीं क्लियर था वो वापस लिया, और यहाँ भी ये बहुत ज़बरदस्त करने वाला है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम वही जो रिजल्ट आ गया उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा कभी डांट भी दिया कि मैंने कभी, मेरे को तो याद नहीं, लेकिन कभी कोई लगाओ भाई सर ने आज मुझे डांट दिया हो, है ना, या इस तरह से कोई हुई हो, कोई बात हुई हो? नहीं सर, ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि आप जो बोलते हो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से लेता हूँ। मतलब अब अगर कुछ भी बोलो तो ऐसे लगता है कि सर ने बोल दिया बस सही है, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की दिक्कत नहीं है। अच्छा, फैकल्टी के बारे में क्या ख्याल है? जैसे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले 4-5 लोग हैं, बायोलॉजी में 3-4 लोग हैं, एग्रीकल्चर में भी 2 तो है ही हम, हालांकि पढ़ाता तो मैं अकेला ही हूँ आपको, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर जैसे हमारी बायो की है तो मैं कह रहा हूँ कि बायो तो जैसे उमा राम जी सर पढ़ाते हैं, जतिन जी सर पढ़ाते हैं हमें, हालांकि नीट के लिए और भी अलग सर हैं। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और केमिस्ट्री में मैंने जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा कम पढ़ा हुआ है किसी से, या कोई मेरे से भी ज़रा पढ़ सकता है, या किसी और को भी किसी ने क्या पढ़ाया। नहीं, यूँ है कि जो यहाँ से पढ़ा उससे बाहर कुछ नहीं है। जो अपने एग्रीकल्चर में वो तो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे नीट का पेपर भी हमारे 2 साल लग गया था, मैं यहाँ पे रहा था, तो मैंने देखा तो नॉर्मली लगा, मुझे इतना नहीं लगा। नीट के अलग से, नीट के लिए साइंस के लिए हमारे राजधानी साइंसदान अलग से चलता है, एग्रीकल्चर की राजधानी फाउंडा अलग से चलता है। अब बेटा कह रहा है कि जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भाई फिजिक्स तो हमारे इनकी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नीट वाला पेपर भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगा। भाई सोल्व किया तो लगा कि ये बहुत ज़्यादा कोई हार्ड या इस तरह का नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो।
और इसके बाद में ऐसा कभी मन में ऐसा तो सारा अपने वैसे तो बात होगी भाई, कभी मन में आया कि ऐसे भाई हार मान लेनी चाहिए, इस तरह से कोई बात हो? हालांकि ऐसे मुझे पता आपने पहले ही बोल दिया इसके बारे में भाई सर, इस तरह कभी आया ही नहीं ख्याल, क्योंकि कभी आपने आने ही नहीं दिया, फिर भी कभी आया हो? यूँ अक्सर जब देश में रैंक नहीं आती थी तो हर बार लगता है कि अगर यूं ही रैंक आती रही तो नहीं हो पाएगा तेरा। तो हर बार थोड़ा सा रो लेता था, फिर दोबारा बढ़ने लग जाता है उतने, फिर 7 दिन से 7 दिन टेस्ट लेते हैं जैसे, तो फिर जिस दिन रैंक नहीं आती थी उन 7 दिन तो यूँ लगता कि अब भारी तो- हो गया सिर। हाँ, फिर आधा तो इस डर से बढ़ने लग जा रहा है कि अगले 7 दिन नहीं निकल पाएंगे, इससे तो यहाँ सही पे बात, सही बात। अच्छा, मोबाइल वगैरह भी रखते थे या मोबाइल से तो बिल्कुल ही दूरी रखी है? हालांकि मेरे पास 10th में मोबाइल था, अच्छा। तो मेरा एक दोस्त मिल गया था मुझे 10th में, वो भी हॉस्टल में रहा था, मेरा सीनियर था एक क्लास। तो उसने मुझे एक दिन आके बोला कि मैं बिना मोबाइल ले रहता हूँ। तो मुझे लगा मजाक कर रहा है वो, मेरा मोबाइल कैसे रखता है आदमी? क्योंकि 10th में मोबाइल था तो ऐसा लगता है कि मोबाइल के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। चल ही नहीं सकती। हाँ। क्योंकि कभी देखा नहीं था कि मोबाइल के बिना भी लोग रहते हैं। तो फिर यहाँ पे आया, मैंने पूछा कि मोबाइल अलाउ है या नहीं है, तो बोला नहीं अलाउ नहीं है। तो मैंने सही काम हो गया, और बढ़िया। अपने आप ही छूट जाना है भाई, है ना? तो मैंने मोबाइल दिया मेरी दीदी को। फिर मुझे पहले दिन भी ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि मोबाइल है या नहीं है, क्योंकि सीनियर मिल गए, उन्होंने काफी मेरे हेल्प की। अच्छा, कौन कौन सीनियर है, तो के नाम भी लेने चाहिए आपको, जो जिन्होंने आपकी मदद की या मोटिवेट किया आपको? जैसे राजविंदर था, राजू, करण सिंह राठौड़, धीरज और सूर्य और चंद्र थे, जो जुड़वा थे, twins थे। वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले किसको फोन किया आपने? फोन लेके या कैसे भी किस तरह से करके सबसे पहले किसको फोन किया? मैंने मेरे मम्मा को फ़ोन मिलाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले तो किसी को घर पे ही नहीं बताया कि मेरे इतने नंबर, जैसे थोड़े बहुत मैंने आंसर किया ही थी, तो मैंने मैच किए थे, तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि रिजल्ट आ गया है, आंसर की आ गई। फिर यहाँ पे थोड़ा फंक्शन हो गया, फिर मैंने सुबह फ़ोन मिलाया कि मेरा रिजल्ट आया, कितने नंबर आए? हाँ, तो मैंने मम्मा को सीधा ही बोला कि 690 आए हैं मेरे। तो मम्मा को नहीं पता था कि 690 क्या होता है? क्या ज़्यादा है या कम है। तो मम्मा थोड़ी सी देर रुके, फिर अपने आप कुछ सोचा होगा, फिर मुझसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी मिल जाएगी या सिलेक्शन भी हो जाएगा क्या? या नहीं होगा। तो मैंने फिर मेरे साथ में उमा राम जी सर बैठे थे, तो सर बोलते तुम मेरी बात कर। फिर सर ने बताया कि आपके बेटे ने ऑल इंडिया टॉप किया, तो फिर तो मम्मा बहुत खुश हुई। अच्छा, मम्मी भी इंटरव्यू देखेंगी, पापा भी देखेंगे, तो मम्मी को क्या कहना चाहोगे इसके द्वारा? मम्मी के लिए क्या वर्ड्स बोलना चाहोगे? मम्मी के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ से गया था तो कह रहे थे मेरा मन नहीं लगेगा, या हो सकता है मैं वहाँ पे अकेली हूँ। तो वहाँ आया था तो मुझे कह रहे थे तुम रोया था। तो जब वापस गया तो? हाँ, मैं पहली बार यहाँ से रक्षाबंधन में गया था, तो मुझसे पूछ रहे थे तुम रोया था। हालांकि मैं रोया तो बहुत था, नहीं मैंने बताया नहीं था कि मैं रोया या नहीं रोया। सही बात है, दूर आज मुझे लग रहा है कि रोया तो बढ़िया था, एक बार रो के रह लिया था मैं यहाँ। सही बात है भाई, अभी घर से दूर हो गए तो कुछ दिन का रोना है, बाद में कोई नहीं पड़ेगा तो जिंदगी भर का रोना है। तो अभी 2-5 दिन 10 दिन 20 दिन रोता है आदमी शुरू में, है ना? अच्छा, पापा से कुछ कहना चाहोगे? पापा भी तो देखेंगे इंटरव्यू। पापा के लिए तो मेरे लिए तो एक टाइप से मोटिवेशन ही है, क्योंकि हालांकि हमारे ठीक है कुल मिला के परिवार संपन्न है, लेकिन फिर भी मेरे पापा नॉर्मल फार्मर परिवार ही है। तो खेती करते हैं, तो देखता हूँ कि काम कैसा होता है, कैसा करना पड़ता है, मेहनत करते हैं। सही बात है। तो उनका तो बस देखते हैं तो भी ऐसे लगता है कि मेरे लिए तो एक बढ़ना ही है। वो भी बढ़िया, मुझे बहन मिला हुआ, सर मिले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो कुछ नहीं है। वो तो उनके ज़्यादा सामने चेंज नहीं हुआ, मतलब घर की तरह यहाँ माहौल मिल गया, परिवार से मिल गए यहाँ भी। अच्छा, दीदी और दादी को कुछ कहना चाहे? दीदी तो
मेरे लिए अगर यहाँ पे आने के बाद तो मेरा पूरा परिवार दीदी ने देखा है। हाँ, अगर पापा की बात हो तो जैसे अब छुट्टी की बात हो तो उन्होंने की, फीस की बात हो तो भी उन्होंने पूरी हैंडल उन्होंने किया। तो दादी जी तो एक टाइप से दादी तो सही बात है। मोटिवेशन यहाँ पर तो अच्छा, फैमिली तो इसके लिए देखो है ही इस पूरे, मतलब आप अगर मैं नहीं कहूँ या आप नहीं कहो तो भी मुझे पता है कि परिवार का तो सबसे बड़ा रोल होता है भाई। पहला क्रेडिट तो आप फैमिली को जाता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। घर से भेजना, इतना खर्चा करना, घर पे वो सारा काम संभालना, ये। लेकिन अगर परिवार के बाद में आप किसी को कहे भाई मैं उनको अपनी सफलता क्रेडिट देना चाहूंगा तो किसको देंगे? मैं सर राजधानी ग्रुप और आपको ही देना चाहूँगा। अच्छा, राजधानी एजुकेशन ग्रुप के बारे में या राजधानी फाउंडा के बारे में 3 शब्दों में कोई चीज बोलनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर डॉक्टर रमेश यादव। 3 वर्ड? डॉक्टर रमेश यादव 3 वर्ड ही बोलूंगा, इसमें पूरा परिवार की या पूरी वो आ गई है ना। सर मैं देखता हूँ कि लगभग क्या पूरा आप ही देखते हो, हमें भी पढ़ाते हो, उधर गर्ल्स हॉस्टल भी देखते हो और भी मैनेज भी करते हो। तो कभी ज़्यादा वर्किंग लोड है, फिर भी हमारी क्लास में तो मुझे कभी लगा नहीं, महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, चाहे सुबह से शाम तक चल रही क्लास है ना, 6 बजे बोर्ड एग्जाम में तो 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी क्लास चलती थी। जी सर। तो बच्चे जरूर थे कि थक जाते थे, मैंने सर को तो नहीं देखा कि वो भी थके। थैंक यू। अच्छा, कई स्टूडेंट होते हैं जो एक साधारण परिवार से होते हैं, है ना, उनके भी जैसे हो सकता है किसी घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, तो वो उनको लगता है कि मैं बड़ा नहीं कर सकता, उनको लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? कि कोई साधारण परिवार का, इसमें कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, घर पे कोई ज्यादा जानते भी नहीं है, और वो बच्चे भी चाहे कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो उनके लिए क्या वर्ड बोलेंगे आप? सर परिवार तो चाहे कैसा भी हो, चाहे साधारण हो चाहे असाधारण हो, बच्चे तो IPS के भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वही कामयाब हो। सही बात है। जो नॉर्मल परिवार, जैसे मैंने तो देखा जो IPS बनते हैं वो नॉर्मल फार्मर के बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनके बच्चे होते हैं वो कई बार खराब हो जाते हैं। सही बात है, सही बात है। तो परिवार चाहे कैसा भी हो, अगर बच्चा बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से अगर आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा लेवल किया है तो और भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है दुनिया में। अगर मान लो कुछ साल बाद में आप साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि बनना तो तय है, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन लेवल है बहुत खतरनाक है। साइंटिस्ट बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं या और कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं, तो और कोई आपसे पूछता है कि आपको ये जो है ना, इस तरह का शुरुआत कहाँ से की आपने, इस तरह से कहाँ से ये बातें आई दिमाग में, तो आप किसको बताना चाहेंगे भाई ये इस तरह से दिमाग में मेरे डाला है सारा? जैसे सर मैं 10th के पहले था तो घर वाले तो कह रहे थे कि पहली बार तो कह ही नहीं रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई लगा नहीं हमारे घर से। तो वो कह रहे थे कि पता नहीं क्या करेगा ये आगे जाके, कैसा होगा। साइंटिस्ट तो बहुत दूर की बात है। 100% देखना, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, आपका जो डेडिकेशन है ना उसमें तो बहुत बहुत खतरनाक है आपका, जबरदस्त वाला। हाँ 11th में यहाँ पे आया तो सर डेली मोटिवेशन चलता था। मैं सुबह सुबह आया तो यहाँ पे सर का शायद 10-15 मिनट का मोटिवेशन रहता है जो सर डेली देते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर तक देते हैं। तो सर वहाँ पे हर बार एक नई स्टोरी बताते थे हमें, तो उन्हें देख देखते लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी करूँगा। सही बात है, सही बात है। और जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जूनियर्स जो आपसे पीछे पड़ रहे हैं उनके लिए क्या सफलता का मंत्र देना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि 11th जितनी ज़्यादा हो सकती है मजबूत करो, और जो सर कह रहे हैं उनकी लिए क्लास में तो यूँ होना चाहिए कि अगर मेरी एक सेकंड भी है तो वो भी मैं सर की ओर की देख के वो सेकंड मेरी पास हो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि जितनी बढ़िया क्लास जा रही है अपनी उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अच्छा, क्लास में कभी आपने अपने साथ वाले बच्चे से भी बात की है? जैसे कई बोले बच्चे होते हैं सीधे, उनको वो कभी आपस में बोलने लग जाते हैं। मैंने तो कभी आपको क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को कि भैया जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो लोग केवल और केवल तभी बोलते हैं जब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है। जैसे पढ़ा रहा होता हूँ तो अचानक अगर सर, तो मैं देख लेता हूँ भाई वो योगेश होगा, उसने उसका कोई क्वेश्चन होगा, हाँ बेटा मेरे का बोल, है ना। तो वो बोलने वाले हैं, उनके लिए क्या कहोगे? भाई बोलना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जैसे सर मैं यहाँ पे 12th में नए नए एडमिशन आ रहे थे तो मुझे आगे आगे बैठता था, मैं पहले बेंच पे।
तो मुझे मेरे क्लास वाले शाम को आके मिलते थे कि मैं आपकी क्लास में, आप मुझे जानते हो क्या। मैं पीछे भी नहीं देखता था, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स है वो पीछे नहीं देखती, तो मुझे लगता है वो नहीं देख सकते तो मैं भी क्यों देखूं, फिर मैं भी आगे देखूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे ही देखूंगा बिल्कुल। तो एक साधारण सा योगेश, बहुत सादगी भरा, 11th में आता है, बहुत जबरदस्त वाली तपस्या करता है, लगातार करता है, कंसिस्टेंसी से करता है, मतलब कभी नहीं भाई आज कभी रैंक जो है ना एक आधी ऊपर नीचे आ गई तो फिर से पागलों की तरह लग जाता है ना। बहुत बड़ी एक संघर्ष की दास्ता है 2 साल की, तो यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही मुस्कुराहट, वही एनर्जी, वही एक जो है ना व्यवहार कहीं चेंज नहीं है। आज भी वही व्यवहार है जैसे रिजल्ट आने से पहले था, वही सादगी है, वही सिंपल है, सिंपल-सिटी है। और ये बच्चा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इसकी अच्छाई को, और हर बच्चे के लिए मोटिवेशन है जो ये सोचता है कि नहीं हो सकता। और पूरे परिवार भी आपका मोटिवेशन, क्योंकि गंगानगर जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, मैं कल परसों जयपुर गया तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार, बोला सर गंगानगर से बच्चे हैं क्या अभी? मैंने कहा काफ़ी सारे हैं, और इस बार जो टॉप किया है वो गंगानगर का बच्चा ही है। तो वो हैरान रह गया, बोला सर गंगानगर के बच्चे ने टॉप किया है? मैं क्या हाँ। बोला सर हमारे टाइम तो हम जब पढ़ते थे उस समय तो ये ज़्यादा ऐसे इस तरह से मतलब बातें करने वाले इस तरह से बच्चे होते थे। मैंने कहा सारे पढ़ने लगे, और स्पेशली गंगानगर के बच्चे ने टॉप किया है। तो बहुत वो हैरान रह गया, क्योंकि वो 2008-9-10 के आसपास पढ़ा हुआ बच्चा है। तो गंगानगर के बच्चे ने टॉप किया है, ये उसके बाद ये जची नहीं। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा भाई मन्नी वाले का है, सादुल शहर का है, और उसने जो है ना 690.35 स्कोर किया है। तो हैरान रह गया। तो ये गंगानगर हो चाहे कहीं का भी कोई बच्चा हो, हर किसी के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि उस समय के लिए हमें बहुत तपस्या, ये आज से नहीं चल रहा है, ये ऋषिकुल चला आ रहा है कि 25 साल तक जो है ना राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे, वो भी जंगल में जाते थे, गुरु के पास रहते थे, तपस्या करते थे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में वो आते थे, उसके बाद राजपाट संभालते थे, लेकिन पढ़ना उनको ही पड़ता था। मतलब राजा हो चाहे रंक हो, अगर आपको जीवन में रंक से राजा बनना है या राजा बने रहना है, दोनों स्थितियों में आपको विद्यार्जन करना होगा, पढ़ना होगा, ज्ञान लेना होगा, है ना, अपने आप को संभालना होगा। कुछ उम्र का भी होता है, जिस स्टेज में 11th-12th के बच्चे होते हैं वो थोड़ा हार्मोनल चेंजेस, थोड़ी कई बातें दिमाग में आती है, और उन सबसे बचते हुए जो आदमी केवल और केवल कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पे फोकस रखता है, वो आगे चल के योगेश सहारण बन जाता है। और हम सब के लिए बड़ा एक जोरदार वाला पल है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि वहां से निकल के, एक साधारण परिवार से निकल के इतने लेवल पे जाना, एक साधारण परिवार का बेटा, एक साधारण किसान का बेटा, है ना, हॉस्टल में आना, रहना, पढ़ना, ईमानदारी से काम करना और इतना बेहतरीन करना। तो योगेश को और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, बहुत बहुत बधाइयां देंगे, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और कभी भी राजधानी एजुकेशन ग्रुप आपके लिए हमेशा परिवार की तरह, जैसे अभी 2 साल में है, वैसे हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। कभी भी किसी तरह की लगे कि वहाँ से मुझे कोई मदद मिल सकती है, कोई हेल्प हो सकती है, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। और आपकी सादगी को, आपके रिजल्ट को, आपके व्यक्तित्व को पूरा राजधानी परिवार यहाँ से सैल्यूट करता है, और हर किसी के लिए आप मोटिवेशन है, और जीवन में बहुत आगे जाए, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, IAS बने, RAS बने, ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और कोई बात दिमाग में चल रही हो, कुछ बोल रहा हूँ, कोई बात आई हो और दिमाग में, जब इतनी देर में कोई बात आई हो अभी, तो बहुत अच्छा लगा। इतनी सिंपल सिटी हो, इतनी सादगी और इतनी लेवल की सफलता। कहते हैं ना भाई, खामोशी से की गई जो मेहनत है, उसका जो रिजल्ट है वो अपने आप ही तहलका मचा देता है। तो भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।